मूव करती हैं, जिधर सन होता है उधर। तो ये सारे मूवमेंट्स वगैरह भी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें क्या है कि रेन फॉरेस्ट्स में सिंस नीचे तो सॉइल वगैरह कुछ फर्टाइल एनवायरनमेंट है नहीं, लाइट है नहीं, तो कुछ जो एपीफाइट्स यानी पौधों के ऊपर ग्रो करने वाले पौधे, जैसे ऑर्किड्स हैं, ब्रोमिलेट्स हैं। यानी ऑर्किड ब्रोमिलेट्स इंडिया में कहाँ मिलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे पौधों को एपीफाइट्स बोलते हैं। तो ये एपीफाइट्स उधर ग्रो करते हैं। और मेनी ट्रीज हैव बट्रेस एंड स्टिल्ट रूट्स टू फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट इन दैट शैलो वेट सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो इसमें क्या है कि एपिफाइट्स होते हैं जो दूसरे पौधे दूसरे ट्रीज पर ग्रो कर जाते हैं। ट्रीज की कुछ बार्क में क्रेविसेस होते हैं जिसमें मिट्टी वगैरह भर जाती है। तो थोड़ा मिट्टी और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसमें कुछ प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। सिंस ब्रांचेस होती हैं वो ट्रीज की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, उनके बीच में जो थोड़ा बहुत दरारें जगह जगह मिल जाती है, उनमें गिरी हुई मिट्टी डिकम्पोज मैटर के ऊपर अगर कोई सीड गिर गई, वो सीड धीरे से छोटा प्लांट बना देती है, ऑर्किड्स वगैरह, ब्रोमिलेट्स वगैरह। ये बड़े सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनको अक्सर गुलदस्ते वगैरह इन्हीं के बनाए जाते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इवन वहाँ पर ऑर्किड फार्म्स भी बनाए गए हैं इसके लिए। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें ये थी कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स शैलो होती हैं। ऐसी रूट्स को बटरस रूट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए इन द शैलो वेट सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज और हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कम से कम 2500 स्पीसीज लताओं की सिर्फ रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं। और इनमें से कुछ लताएं स्ट्रेंगलर वाइन भी होती हैं, जिनको हम कहानी, किस्सों में, कविताओं में पढ़ते हैं ना, अमर लता, उस तरह की। वो क्या करती हैं कि ट्रीज के ट्रंक को इतना ग्रैब कर देती हैं कि उसका सर्कुलेशन ही बंद हो जाता है एंड ट्री सफोकेटेड। और ट्री अंदर से हॉलो हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ ट्रीज होते हैं whose centers have been hollowed out. So this is mostly the result of those strangler vines. वो ट्रीज को सपोर्ट की तरह यूज करती हैं, और थिकर एंड थिकर दे ग्रो, थिकर एंड थिकर एज दे रीच द कैनोपी एंड स्ट्रैंगल, उसका दम घोट देती हैं होस्ट ट्री का, अमरलता जैसा होता है। अच्छा, डोमिनेंट स्पीसीज कोई होती नहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो सारे के सारे ट्रीज अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, लेकिन साइज लगभग एक जैसा होता है ना। तो बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, कोई एक स्पीसीज नहीं मिलेगी। हाँ, जैसे टैगा में गए तो सिर्फ फर्न्स मिल रहे हैं, या जिम्नोस्पर्म का एक वैरायटी मिल रहा है। वैरायटी बहुत मिलती है। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? कि वहाँ पर बहुत सारे पॉलिनेटर्स होते हैं और एक दूसरे की स्पीसीज की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। एनिमल डिपेंड्स अपॉन staggered blooming and fitting of the rainforest supply plants to supply them with a year-round source of food. अब आते हैं हम एनिमल लाइफ पर। एनिमल लाइफ के बारे में अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो मेनी स्पीसीज कैन बी फाउंड। बहुत ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी है। ज़्यादातर मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, और वैसे ही जानवर मिलेंगे दोज हु आर अडेप्टेड टू लाइफ इन ट्रीज। मेढक भी पेड़ों पर रहने वाले मिलेंगे। Insects are the largest single group of animals that live in tropical forests. अगर आपसे कोई पूछे कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा मिलेगा या कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो insects is the answer. They are brightly colored butterflies, mosquitoes, camouflaged insects, huge colonies of ants. तो ऐसे करके हम देखते हैं कि शुरू में जब जो कुछ नए खोजकर्ता रेन फॉरेस्ट को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वाह, क्या डेंस ग्रोथ है, क्या ट्रीज हैं, क्या लताएं हैं, क्या एपिफाइट्स हैं। तो उस टाइम में ये सोचा गया कि भाई रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल होगी उतनी फर्टाइल कोई सॉइल होगी ही नहीं, बहुत न्यूट्रिएंट होंगे इसमें। तो इसमें ज़बरदस्त वो होगा। तो क्या हुआ कि अ, उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया कि यहाँ पर खेत बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल शैलो होती है, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होती है। तो क्या होता है कि अगर आपने वहाँ खेती के लिए पेड़ काट दिए और वहाँ पर अगर हैवी रेन्स आएंगी, तो जो थोड़ी बहुत सॉइल होती है, क्योंकि थिन लेयर सॉइल होती है, तो जल्दी जल्दी वो डिप्लीट हो जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि रेन फॉरेस्ट सॉइल्स हैव गॉट वेरी
शॉर्ट न्यूट्रिएंट साइकिल, बहुत कम टाइम के लिए न्यूट्रिएंट जमीन पर रहता है, अदरवाइज वो न्यूट्रिएंट प्लांट एनिमल्स की बॉडी में ही घूमता रहता है। डिकम्पोजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब बहुत ज्यादा होंगे। तो ये हमारा जो है हुआ ट्रॉपिकल रेन नए लगाने फॉरेस्ट। से तो 1 साल का लगान तो कट गया, 30,000 तो हो गए, बचे 60,000। हाँ हाँ, समझ गया। तो फिर 90 में बात करी जाए, नए लगान के 90,000, आप लगान सुन तो रहे हैं मुझे मेरे? जमा करते। ये सर हितेश जी अपना माइक यस ऑफ कर सर। लीजिए। पैसा काट के 60,000 पेमेंट कर दो। तेज माइक ऑफ कर लो। हाँ, तो ये हमने डिस्कस किया, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और वहाँ की वेजिटेशन में जो वैरायटीज हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। ये सबको दिखाई दे रहा है ना पावर पॉइंट? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो अब हम दूसरी वेजिटेशन शुरू करते हैं इसमें। रेन फॉरेस्ट के बाद हम एक एक करके, जस्ट मिनट, हेलो, जस्ट ए मिनट, आई एम कमिंग इन ए वाइल।
हेलो, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। काफी देर यस से आवाज सर। नहीं, काफी देर से आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर माइक ऑफ था। सर आपका माइक ऑफ था। तो मेरे को बता दिया करो, कभी मेरा माइक ऑफ हो जाता है तो मैं भूल जाता हूँ उसको ऑन करना। अभी मैंने देखा माइक ऑफ था और आप सब लोग क्लास में हैं। आई वाज सर सरप्राइज। आपने बोला कुछ 1 मिनट तो लगा कि शायद हाँ, बट आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 10-12 मिनट्स, देन आई सॉ दैट माइक इज ऑफ। सॉरी सर। ओके ओके, मैं दोबारा बोलता हूँ आपसे सब, है ना। हम यही बात कर रहे थे। अभी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है यस सर। सर। हाँ हाँ, तो मैं आप सब लोगों से ये कह रहा था, हमने टुंड्रा बायोम शुरू कर दिया था। टुंड्रा के बारे में कुछ बातें जल्दी से बता देता हूँ, जो मैं 10 मिनट से काफी डिटेल में आपको बता रहा था, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे थे। आर्कटिक टुंड्रा जो है दुनिया का, यानी कि वर्ल्ड का यंगेस्ट बायोम है। यंगेस्ट बायोम से हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जीवन सबसे बाद में आया। यहाँ जीवन सिर्फ 10,000 साल पहले आया, इससे पहले यहाँ जीवन नहीं था। ठीक है, जब ये आइस एज खत्म हुई तभी ये जीवन आया। 10,000 साल पहले यहाँ से लाइफ है, यहाँ कम्युनिटीज हैं, यहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ये 55 से 70 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। इट इज ए ट्रीलेस लैंड, लेकिन ये 20% धरती का सरफेस पर है। ये बड़ी कोल्ड और बहुत हार्श एनवायरनमेंट वाली लैंड है। हालांकि टुंड्रा एक छोटा मोड़ा एनवायरनमेंट सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका में भी होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोल्ड है आर्कटिक से, और वहां पर ट्रू टुंड्रा नहीं मिलेगा आपको। टुंड्रा में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि टुंड्रा एरिया में हमेशा करीब करीब 10 इंच का आपको परमाफ्रॉस्ट मिलेगा। परमाफ्रॉस्ट यानी कि ऐसी आइस जो हमेशा के लिए है, फ्रोजन है, उसमें ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो वहां पर विंटर में बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, और बहुत छोटा एक समर सीजन आता है 50-60 दिन का। उस समर सीजन में टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर 15-16 डिग्री पहुंचता है। उसी टाइम में सारी ग्रोथ होती है। नहीं तो क्या होता है कि ज्यादातर समय उस 2 महीने में सूरज 24 घंटे के लिए रहता है वहां पे, क्योंकि मालूम है आपको धरती हमारी इंक्लाइंड एक्सिस पर, तो वहां पर 24 घंटे सूरज निकलेगा। तो उसी टाइम में जो कुछ गतिविधि होती है वो वहां पर होती है। अच्छा, ज्यादातर बारिश रेन के फॉर्म में होगी। शॉर्ट समर्स होती हैं, उन्हीं शॉर्ट समर्स में टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पिघल जाती है। टॉप लेयर पिघल जाती है, उसी में कुछ छोटे मोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। अब वो प्लांट्स भी धरती के अंदर ग्रो जा नहीं पाते, क्योंकि वो तो बस टॉप लेयर जो पिघली थी वहीं पर आ गए थे। वो वेजिटेशन कुछ खास टुंड्रा में है नहीं, फिर भी 1 से 1,500 तक स्पीसीज प्लांट्स की मिल जाती हैं, जबकि 50 से 60 दिन का ही ग्रोइंग सीजन है। सॉइल, जैसे हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की, ये भी काफी लो होती है न्यूट्रिएंट्स में। एनिमल ड्रॉपिंग सी फर्टिलाइजर का काम करती हैं यहाँ पे ज्यादातर, क्योंकि सॉइल लो एंड न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन ये देखते हैं कि हम समर के टाइम में बड़ा ही बॉगी और मार्शी हो जाता है एरिया। क्यों? क्योंकि थोड़ी आइस पिघलती है तो बड़ा मार्शी टाइप का हो जाता है। तो इसमें जो बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इस फेज में बहुत सारे इंसेक्ट्स ब्रीड कर जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ब्रीड कर जाते हैं तो बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं, तो बड़ा एक्टिव हो जाता है वहाँ का एनवायरनमेंट। अगर हम वहाँ के प्लांट देखें तो आपने देखा ही है कि अगर हम प्रेडेटर्स को देखें तो वुल्फ्स, पोलर बियर्स, आर्कटिक फॉक्स, ये सब दिखेगा। बाकी आप देखते हो हर्बीवोर्स में तो हेयर्स हैं, रोडेंट्स हैं और श्रीव्स हैं, ये सब दिखेंगे आपको। कैरीबू जो रेंडियर कहते हैं वो आप देखते ही हो। तो मॉस्किटोज भी बहुत होते हैं समर्स में। आप अगर टुंड्रा चले जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे मच्छरों से, इंसेक्ट्स से। एक इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि टुंड्रा जो है धरती का 3 कार्बन सिंक्स में से मेजर सिंक है। 2 कार्बन सिंक क्या होता है हम बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक है टुंड्रा मेजर, इस चीज को याद कर लीजिए। कैसे, क्यों सिंक कहते हैं ये हम समझाते हैं। कहीं भी कुछ भी आए टुंड्रा के बारे में, टुंड्रा के बारे में आपको ये वाली बात जरूर लिखनी होती है कि इट इज वन ऑफ द अर्थ्स मेजर 3 कार्बन डाइऑक्साइड सिंक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये टुंड्रा की इकोलॉजिकल एंगल से अगर हम देखें तो। क्या
कार्बन डाइऑक्साइड सिंक वो चीज होती है जहां का बायोमास यानी कि जहां के प्लांट और एनिमल या प्लांट्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं रिलीज करने के बजाय। रिलीज कम करते हैं, कंज्यूम ज्यादा कर लेते हैं। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देते हैं उसको उसकी खपत करके। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, आप सबको पता है ये बात। तो क्या होता है कि शॉर्ट समर सीजन में टुंड्रा में जो प्लांट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सूरज की रोशनी में और पानी के प्रेजेंस में, और फोटोसिंथेसिस करके अपना बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन यूजुअली जो हमारे एरिया के प्लांट्स हैं, जब वो मरते हैं या लीव्स शेड करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने कंज्यूम की थी वो डिकम्पोजिशन के बाद या डिके के बाद या सड़न के बाद रिलीज हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही समर्स गई, सर्दी आई, सर्दी में फ्रीजिंग विंटर टेम्परेचर, अगर लीव ड्रॉप भी होगी, अगर कोई एनिमल मरेगा तो बर्फ में दब जाएगा। बर्फ में दब गया तो डिकम्पोज नहीं होगा, परमाफ्रॉस्ट में दबने के बाद डिकम्पोज नहीं होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एटमॉस्फेयर से ली थी वो ट्रैप हो गई उसकी बॉडी में, और उसकी बॉडी बर्फ में ट्रैप हो गई। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से निकाल लिया आपने, तो इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड सिंक बोलते हैं। ये टुंड्रा बड़ा फ्रेजाइल एनवायरनमेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्रेजाइल इसलिए क्योंकि एक तो कोल्ड बहुत है, बड़ा मुश्किल है वहाँ प्लांट एनिमल का सर्वाइव करना। अब हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ बड़ा सड़कें वड़कें बनाई गई, माइनिंग की गई, पाइपलाइन बिछाई गई, उससे डिस्टर्ब्ड हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आपने थोड़ा भी कोई एक टायर का ट्रक भी पास हो गया बर्फ के ऊपर से, तो वो फिर अगले सीजन में क्या होगा, वहां से परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होगी, फिर उसके ऊपर एक टायर निकल गया, तो वो धीरे धीरे करके एक क्रेटर लेक जैसा बन जाता है। ठीक ऐसे ही एनिमल के माइग्रेशन पे बड़ा असर पड़ता है। टुंड्रा के एनिमल तो माइग्रेट करते हैं, आपने देखा होगा रेनडियर वगैरह को, लेकिन ये पाइपलाइन वगैरह बनी, रोड बनी, तो कुछ पाइपलाइन इतनी नीची बना दी गई कि उसके नीचे से रेनडियर निकल नहीं सकता है, उसके सींग अटक जाते हैं। अब लोग रहने आए तो भाई इंसेक्ट्स के साथ लोग कैसे रहेंगे, पेस्टिसाइड यूज हुए, क्रॉप में भी पेस्टिसाइड यूज हुए, जो भी थोड़ा बहुत क्रॉपिंग की इन लोगों ने। तो पेस्टिसाइड यूज होने से वहाँ के इंसेक्ट्स खत्म हो गए, इंसेक्ट्स खत्म होने से माइग्रेटरी बर्ड आना बंद हो गई, माइग्रेटरी बर्ड बंद नहीं मतलब कम हो गई। तो इस तरह से पूरा पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो गया। तो पॉल्यूशन भी होता है, माइनिंग, ड्रिलिंग, ये सब चीज़ें। तो टुंड्रा के बारे में यही है कि ये इसको कोल्ड और यूजलेस वेस्टलैंड न समझा जाए जब भी आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दें। ये बड़ा फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है। यहाँ इस एरिया को अपना घर बनाने के लिए जीव जंतुओं ने बड़ी मेहनत की है, हर एक कोई नहीं रह सकता है। दे हैव गॉट इनक्रेडिबल अडेप्टेशंस, जिससे कि वो वहाँ की लंबी कठोर सर्दी में सरवाइव करते हैं। किसके भरोसे, वो छोटी सी जो 50 दिन की समर और ग्रोइंग सीजन आती है उसके सहारे वो पूरा जीवन बिताते हैं। बहुत एज पे रहते हैं और थोड़ा सा भी स्ट्रेस इनका डिस्ट्रक्शन कर सकता है। बाकी आपको चीज़ें पता हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है, 10,000 साल। बाकी मतलब मेरे ख्याल से इतना बहुत है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रीज़ यहाँ ग्रो नहीं कर सकते। टुनटुरिया से डिराइव्ड है टुंड्रा वर्ड, और टुनटुरिया का मतलब है बैरन लैंड। यहाँ ट्री नहीं ग्रो कर सकते, सिर्फ छोटे मोटे मॉसेस, लहीड्स, लाइकेन यही ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट थोड़ा मेल्ट होता है, बाकी तो परमानेंटली फ्रोजन है, उसके नीचे जड़ नहीं जा सकती। ठीक है, समझ में आया टुंड्रा? यस सर। चलो अब नेक्स्ट हम बायोम की तरफ चलते हैं। टैगा बायोम, टैगा का आप देख रहे हैं सबसे लंबा जो जा रहा है। हाँ, टैगा आप देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ये जो पर्पल के नीचे ग्रीन वाला एरिया है पूरे यूरेशिया में जो आ रहा है, उधर फिर पूरे नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखाई दे रहा है, ये है टैगा बायोम। इसकी बहुत सारी अच्छी खासियत हैं जो आपको इम्प्रेस करेंगी। ठीक है,
टैगा बायोम का दूसरा नाम नीडल लीफ फॉरेस्ट भी होता है, यानी कि लंबी पतली पत्तियां होती हैं इसकी, जो आप देखते हैं ना क्रिसमस ट्री वगैरह, वो उसी टाइप का। ज्यादातर एनिमल्स जो टैगा के हैं वो विंटर में हाइबरनेट कर लेते हैं। ये जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो साउथ में उड़ जाती हैं, और जो कुछ वहां रहते हैं वो बेचारे बस जैसे तैसे एनवायरनमेंट से कोऑपरेट करके अपना काम चलाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस आए कि विच इज द यंगेस्ट बायोम, तो आपका आंसर होगा टुंड्रा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है विच इज द लार्जेस्ट बायोम इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर है टैगा। टैगा में विंटर्स तो काफी कोल्ड होती हैं, उतनी तो नहीं जितनी टुंड्रा में, लेकिन सिर्फ स्नोफॉल होता है। समर्स की बात की जाए तो दे आर वार्म, रेन भी होता है और ह्यूमिड भी होती हैं, और वहाँ जो ट्री ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं कोनिफर ट्रीज, बिकॉज दे आर कोन शेप। जैसे क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा, आप क्रिसमस वगैरह पे देखते होंगे लोग आर्टिफिशियल ट्रीज बना लेते हैं, तो इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो हमने 3 नाम देखे इसमें, टैगा, नीडल लीफ फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट। टैगा में उतने प्लांट एनिमल तो मिलेंगे नहीं जितने ट्रॉपिकल या डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम में मिलेंगे, ये भी श्योर है, ये तो समझ ही गए होंगे आप। लेकिन इंसेक्ट्स की भरमार है यहाँ पे। बर्ड्स यहाँ भी बहुत आती हैं हर साल समर्स में, घोंसले बनाने और अपने बच्चे पालने। अगर हम देखें तो विंटर्स तो बड़ी ज़बरदस्त कोल्ड है। समर में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचेगा तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, मतलब समर का मैक्सिमम। आप ये देखिए, ज़्यादातर समर वार्म होंगी, रेनी होंगी, ह्यूमिड होंगी। वही 50 से 100 दिन का फ्रॉस्ट फ्री टाइम मिलेगा आपको टैगा वेजिटेशन में। 30 से 85 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकती है। जो प्रेसिपिटेशन जिसको बोलते हैं वो तीनों फॉर्म में होता है, रेन, स्नो, ड्यू। लेकिन ज्यादातर प्रेसिपिटेशन, कभी कभी ये सवाल आ सकता है कि मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन टेगा फॉल्स एज रेन, स्नो और ड्यू। तो रेन ही मैक्सिमम सोर्स ऑफ वाटर है यहाँ टैगा में, नॉट लाइक टुंड्रा। मेन सीजन हो गया आपका विंटर, समर। स्प्रिंग ऑटम का डिस्कस ही नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, समझ में ही नहीं आते कि स्प्रिंग है कि ऑटम है। प्लांट्स बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेंगे नहीं, लाइकेन मोसेस थोड़ा सा टुंड्रा टाइप मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर प्लांट कोनिफर ट्रीज होते हैं जिनको कि हम देखते हैं या जानते हैं। पाइन, स्प्रूस, हेमलॉक, फर। पाइन, स्प्रूस, फर बोल देंगे तो आपका काम हो गया, दीज आर कोनिफर ट्रीज। एक और इम्पोर्टेंट बात है, कोनिफर ट्रीज को एवरग्रीन बोला जाता है, जबकि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन तो है नहीं। एवरग्रीन क्यों बोला जाता है? एवरग्रीन क्यों बोला जाता है? एवरग्रीन ट्रीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कभी भी अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट शेड करता है उसको, लेकिन एवरग्रीन बोलने का कुछ और कारण है। ट्रू एवरग्रीन कोनिफर फॉरेस्ट्स होते हैं क्योंकि एवरग्रीन डोंट लूज देयर लीव्स इन विंटर। ये अपनी नीडल लीव्स को पूरे साल बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि भैया नई लीव्स ग्रो करने में फिर से एनर्जी लगेगी, ये उतनी एनर्जी उनको शेड करें फिर दोबारा ग्रो करें, वो उसमें कंज्यूम नहीं करना चाहते। वो बस क्या करते हैं कि जब सूरज की रोशनी कम है, जब बर्फ ज़्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस हो गई कम। जैसे जैसे वेदर वार्म होगा तो क्या होगा? The dark color of evergreen leaf will allow them to absorb heat from the sun, and it also helps them to start photosynthesis again and early. तो क्या होता है कि टैगा के फॉरेस्ट काफी क्लोज एक दूसरे के ग्रो करते हैं। क्लोज ग्रो करने का भी रीजन है, आप देखते हैं ना, जैसे फिल्मों में देखा होगा या आप गए होंगे, किसी कोई गया होगा तो उसने भी देखा होगा कि ये ट्रीज काफी एक दूसरे के निकट ग्रो करते हैं। इससे क्या है, आसपास ग्रो करने से इनको, ट्रीज को कोल्ड से प्रोटेक्शन मिलता है। अच्छा, दूसरा, इनका स्लोप ऊपर से नीचे क्यों आता है?
क्योंकि वो भी ठीक है, स्नो गिरेगी तो उसके वेट से ट्री के टूटने का खतरा नहीं है, स्नो स्लाइड कर जाएगी। अच्छा, एक चीज और है कि टैगा में वाइल्ड फायर होगा कि नहीं होगा? एनीबडी? वाइल्ड फायर ज्यादा होंगे कि कम होंगे? बताओ, कोई सुन रहा हो तो। सर कम होने चाहिए क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वाइल्ड फायर्स तो कम ही होने चाहिए। हाँ, और लेकिन लीव्स फुटी है सर। बात लीव्स की नहीं है, इसमें क्या है कि टैगा इज सेड टू बी वेरी ससेप्टेबल टू वाइल्ड फायर्स। क्यों? क्योंकि ट्रीज की बड़ी थिक बार्क होती है। लीव्स की बात नहीं है, यहाँ है बार्क की बात। बार्क बहुत थिक होती है और बार्क ड्राई सीजन में बर्न करने का पूरा चांस है। अपर कैनोपीज उससे बर्न हो जाती है, उसके बर्न होने के चलते सनलाइट ग्राउंड तक आ जाती है। जब सनलाइट ग्राउंड तक आ जाएगी तो नए प्लांट फिर ग्रो करेंगे और एनिमल को, छोटे एनिमल्स को फूड मिलेगा, जिनको कि किसी हाल में फूड नहीं मिलता अगर वहाँ सिर्फ वही एवरग्रीन ट्री होते, कोई छोटा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा होता। तो बार्क्स थिक होती हैं, इस वजह से फायर होता है। जहाँ बार्क्स थिन होंगी वहाँ फायर कम होगा। अभी आप जब सवाना पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी आपको सुनने को यही मिलेगा। टैगा के एनिमल प्रेडेटर होते हैं, जैसे लिंक्स देखा है, प्यूमा आप देखते हो, प्यूमा जो माउंटेन लायन भी जिसको बोलते हैं, है ना, जो बना रहता है ना प्यूमा के कपड़ों के ऊपर, आपने एक देखा होगा। वो क्या होता है, वो प्यूमा, उसको माउंटेन लायन भी बोलते हैं, बड़ा फुर्तीला होता है, लेकिन मिलता ही नहीं टैगा एनवायरमेंट्स में। हर्बीवोर्स तो आपको पता ही है, वही रेड डियर, एल्क, मूज। वो एक हिरन होता है जिसकी थूथन जैसी बाहर को निकली रहती है, वो मूज होता है। रेड डियर होता है, एल्क होता है। तो यहाँ पर मिल सकते हैं टैगा में। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स टैगा में भी आएंगी, ठीक है, वैसे ही सब होगा। मेन बात इसमें जानने की यही थी कि टैगा लार्जेस्ट बायोम है, एवरग्रीन क्यों है, फायर्स ज़्यादा क्यों है, फायर्स का फ़ायदा क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, और जो है क्या क्या एनिमल्स मिलते हैं। तो इट्स द बेसिक थिंग। अब हम चलते हैं दूसरा बायोम, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट बायोम है, ग्रासलैंड्स। पहले डेसिडुअस कर लेते हैं, क्योंकि टुंड्रा टैगा, देन वी विल कम टू deciduous in that manner. Deciduous forests आप देख ही रहे हो। हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त, हम ट्रॉपिक टेम्परेट डेसिडुअस की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करेंगे हम जब इंडिया का क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, एक एक करके समझ लेंगे क्या है। डेसिडुअस फॉरेस्ट्स आप देखते हैं कि ईस्टर्न हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये वही नॉर्थ अमेरिका है और इसका वो ईस्टर्न पार्ट है, उसमें आप देख रहे होंगे मैप में। इस पार्ट को देखा गया और जब क्लियर किया गया क्रॉपिंग के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त फसल दी इस एरिया ने। तो धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा क्लियर किया गया टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स को। बड़ा अच्छा कल्टीवेशन होता है क्योंकि सॉइल्स बहुत रिच होती हैं। अभी तक हम देख रहे थे सारी की सारी सॉइल पुअर क्वालिटी की थी। जो तीनों बायोम पड़े उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा की वस्ट थी, थोड़ा बहुत बेटर थी इसकी टैगा की, लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट्स की सॉइल बहुत अच्छी होती है। ये मिडिल ऑफ यूरोप में भी मिलेंगे और डेसिडुअस आप देखो तो एशिया में भी कुछ जगह हैं, जापान वाले एरिया वगैरह में। अगर टेम्परेट देखें तो यहाँ साउथ वेस्ट रशिया। मेरे बोलने के साथ साथ आप मैप पे निगाह डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। जैसे जैसे मैं कंट्रीज के नाम बोलता जाया करूं या कॉन्टिनेंट्स के नाम बोलते जाया करूं, आपकी निगाहें मैप पे चली जानी चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि कभी कभी मैप मार्किंग में भी पूछा जा सकता है और आप बिना सोचे बता पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स की। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आप देख रहे होंगे ईस्टर्न हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ऑफ यूरोप,
एशिया में हम आएंगे तो साउथ वेस्ट रशिया, जापान, ईस्टर्न चाइना। अगर हम साउथ अमेरिका में देखें तो सदर्न चिली एंड नियर परग्वे। बाकी हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन देख सकते हैं इसका। अब आते हैं हम आगे। रेनफॉल यहां पर आपको मिल जाएगी करीब 100-125 सेंटीमीटर तक। डेसिडुअस फॉरेस्ट्स में, जैसे अभी हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने देखा था कि देयर आर 4 लेयर्स, टेम्परेट डेसिडुअस में आपको 5 जोन मिलते हैं। वहां लेयर्स बताया गया था स्ट्रेटिफिकेशन में, यहां हम बता रहे हैं जोन्स। एक होता है ट्री स्ट्रेटम जोन, जहां पे ट्री मिलते हैं, बड़े ट्री जहां मिलेंगे। ट्री जैसे ओक, बीच, मेपल, चेस्ट, हिकोरी, एल्म, बासवुड, वॉलनट, स्वीट गम। जब भी आप अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर अगर लेना चाहें तो यू विल गो फॉर दीज ट्रीज फ्रॉम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। आप अमेजन वगैरह खोल के देखेंगे तो मैपल की डाइनिंग टेबल, चेस्टनट की बनी हुई, हिकोरी की बनी हुई, वॉलनट की बनी हुई, तो ये सब बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाने वाले ट्रीज हैं। नेक्स्ट जोन इज स्मॉल ट्री एंड सैपलिंग जोन, यहाँ पे यंग और शॉर्ट ट्रीज होते हैं। उसके बाद थर्ड जोन आता है श्रब, फोर्थ जोन आता है हर्ब, फाइनल जोन होता है ग्राउंड जोन। ग्राउंड जोन पे लाइकन, क्लब मॉस और ट्रू मॉस। तो जनरली आपको ट्रीज पता होने चाहिए, हर चीज की कोई जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाए वॉलनट किस वेजिटेशन का या किस टाइप के बायोम का ट्री है, तो यू शुड बी एबल टू टेल कि ये टेम्परेट डेसिडुअस का है। आपसे पूछा जाए मेपल कहाँ मिलता है, ओक, बीच, हिकोरी, वॉलनट, ये सब कहाँ मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको चारों सीजन मिलेंगे। अब हम ऐसी जगह आ गए जहां 4 डिस्टिंक्ट सीजन मिलेंगे, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि सबसे सुंदर सीजन अगर आप टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का देखेंगे तो ऑटम है, जो हमारे जैसे क्लाइमेट के रहने वाले लोगों को अच्छा लगता है। जब हम मूवीज वगैरह देखते हैं हॉलीवुड की, तो उसमें जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से ट्री का जो कलर चेंज हो रहा होता है फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज टू येलो, तो वो जो शेड्स आते हैं फॉरेस्ट्स में वो हम लोगों को बड़े सुंदर लगते हैं, इधर के लोगों को। मूवीज वगैरह में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर वो सब ऑटम में होता है, उसको फॉल भी बोलते हैं। व्हेन ट्रीज आर स्टार्टिंग टू फॉल दे चेंज देयर कलर्स एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। इन ऑटम द लीफ चेंज कलर, विंटर ट्रीज लूज देयर लीव्स। टैगा में ट्रीज अपनी लीव्स को लूज नहीं कर रहे थे। डेसिडुअस का मतलब है ही, हमारे दांतों को भी तो डेसिडुअस बोला जाता है। जो दूध के दांत होते हैं उनको हम डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो गिर जाते हैं और फिर नए आते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को ही डेसिडुअस बोला जाता है, जिसमें लीव्स गिर जाएंगी और फिर आ जाएंगी। एनिमल्स यहाँ के अडेप्ट करते हैं हाइबरनेशन करके या कहीं और लैंड पर रह के। एनिमल अडेप्ट कर गए हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग फूड सप्लाई मैनेज करते हैं। प्लांट्स का भी अडेप्टेशन होता है कि प्लांट्स की एक टेंडेंसी होती है दे लीन टुवर्ड्स द सन। तो धीरे धीरे समस्या यही है। अगर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखें तो डेसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादातर को फार्म्स और टाउन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। लो पोचिंग बहुत ज़्यादा है, एनिमल अपना घर खो रहे हैं, पीपल आर बिल्डिंग देयर होम्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स। सो ये हम देखते हैं इन चीज़ों को। आपने देखा सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, तो दीज आर द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्रीकल्चरल रीजन्स। अब जो हम देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ ज़्यादातर टेम्परेट रीजन्स में ओरिजिनल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको नहीं दिखेंगे। नॉर्थ अमेरिका वगैरह में सारे सेकंड ग्रोथ फॉरेस्ट हैं, ओरिजिनल प्लांट स्पीसीज उतनी नहीं है। ऐसे ही यूरोप, चाइना, हर जगह यही हाल है।
टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स को मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन किया गया एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपने देखा एवरेज टेम्परेचर इस एरिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। चारों सीजन मिलेंगे आपको, और 6 महीने का ग्रोइंग सीजन होता है, लेकिन लश ग्रोथ होती है उस 6 महीने के ग्रोथ सीजन में, क्योंकि सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। ठीक है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम आप सबने समझा, पढ़ा? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट डेसिडुअस बायोम्स। तो ये जो था आपने देखा पूरे रीजन्स में कहाँ कहाँ डेसिडुअस है और क्या क्या यहाँ पर होता है। आई थिंक आई एम टेकिंग मच मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को बीच में कुछ काम भी आ गया, बीच में वो माइक भी ऑफ हो गया। तो आई थिंक आई विल लाइक टू कंक्लूड द क्लास टुडे। हम नेक्स्ट क्लास में सारे बायोम्स को भी कंप्लीट करेंगे और टेस्ट भी रखेंगे, और हमारी क्लास 1.5 आवर की होगी, कंटिन्यूस हाफ आवर का टेस्ट होगा, और अगले 1 घंटे में हम सारे बायोम्स वर्ल्ड के और इंडिया के कंप्लीट करेंगे। तो प्रेजेंटली कैन आई कंक्लूड दिस क्लास नाउ? यस सर। यस सर। तो क्या कह रहे हैं आप? टेस्ट सिर्फ बायोन का होगा कि साइकिल वगैरह का भी अब- होगा, नाइट्रोजन? अब तक जितना भी हुआ है उसका। ठीक है, ओके ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर।